Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah Almighty, who is most merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. I'm Ushna Tariq, signing in from the prestigious and multi-dimensional platform of ACDC Studio, where insights go global. Dear viewers, Team ACDC always came up with exceptional personalities from different walks of life to share their personal and professional experiences with our students. The purpose of all this social and professional activity is to engage and motivate students in this weird pandemic problem. So today we have a very special guest with us with an emerging topic of the date, scholarship and exchange program opportunities. And all of you know that studying abroad is the dream of every student. So it is no secret that international experience offers students the opportunity to make new connections, to immerse into new cultural and social life, to get a highly acknowledging degree along with getting a prestigious education. That is why students are signing up in droves to take their education abroad. So for moving forward, let me welcome my co-host, Mr. Anas Ahmed Mahmood. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Engineer Anas Ahmed Mahmood signing in from the platform of SADC Studio. I'm serving as a lecturer in the Department of Electrical Engineering Institute of Southern Punjab, Multan. मैं उम्मीद करूंगा आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको आपके घर वालों को खैर आफियत से रखे। द टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू, मैं सबसे पहले चाहिए था डिले पे डिले करते हैं क्योंकि हमारे गेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे और मेरी जाती ख्वाहिश थी कि डॉक्टर साहब से हमें टाइम मिले और हम डॉक्टर साहब को ही इनवाइट करें अपने इस प्लेटफॉर्म पे। स्कॉलरशिप्स एंड एक्सचेंज प्रोग्राम अपॉर्चुनिटीज हर ग्रेजुएट की, हर उस इंटर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो स्कॉलरशिप्स पे पढ़े, चाहे वो पाकिस्तान में हो, आउट ऑफ द कंट्री जाए, वो किसी भी कंट्री किसी भी स्टेट में जाके पढ़े। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक ना एक डिग्री पाकिस्तान के अलावा बाहर से भी होना जरूरी है। So for this purpose, today we have invited engineer Dr. Waqar Beg. I would like to introduce Dr. साहब in detail. डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह ग्रेजुएशन की बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान से, आपका मास्टर्स और आपकी पीएचडी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से है एंड करेंटली डॉक्टर साहब इज सर्विंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। और जहां तक बात करते जाए हम डॉक्टर साहब के उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिसमें गाहे बगाहे हमारे पास कम्युनिटी का हर बंदा उस ग्रुप के अंदर ऐड है। माशाल्लाह यू आर वर्किंग एज एन एडमिन ऑफ स्कॉलरशिप नेटवर्क और माशाल्लाह से अबव 5 लाख आपके पास ग्रुप मेंबर्स मौजूद हैं और अक्सर लोग जिनको हम ढूंढ नहीं पाते हमें उस स्कॉलरशिप नेटवर्क ग्रुप से मिल जाते हैं और माशाल्लाह नेशनली इंटरनेशनली डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा नाम है। स्कॉलरशिप्स के हवाले से गाइडलाइन, how to get the scholarships, from where to get the scholarships, how to enter, how to make the CV, डॉक्टर साहब का एक बहुत बड़ा नाम है। I would like to invite my guest, डॉक्टर वकार बेग। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का आप लोगों का और मुझे बड़ी खुशी है कि इस टाइम मैं स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। बड़ा ही कम होता है एक्चुअली, हम ज़्यादातर कीबोर्ड के थ्रू ही यूज़ करते हैं और इतना ज़्यादा स्टूडेंट से इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन चलें आपने काफ़ी कोशिश की, टाइम बिल्कुल नहीं होता, इस वजह से नहीं, कई मसरूफियात होती हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में रहते हुए बंदे के पास ना होते हुए भी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो लेकिन ये है कि अब आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इनवाइट किया और मैं खुश हूँ कि सारे लोगों से मुखातिब हूँ और आप लोग अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछें। थोड़ा सा मैं बता दूं कि एक्चुअली ये हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था कोई 12-13 साल पहले। इससे पहले भी हम कर रहे थे, याहू ग्रुप्स पे होते थे लोग, हमें उस जमाने से जानते हैं, याहू ग्रुप्स पे हम वैसे ही हेल्प किया करते थे, कोई इतना आइडिया नहीं था, वैसे ही यहाँ से इंफॉर्मेशन पकड़ी वहाँ डाल दी और इस तरह करके शुरू किया काम करना। बट आहिस्ता आहिस्ता करके हमने इस चीज़ को बढ़ाना शुरू किया। कुछ दोस्तों ने गाइड किया कि हम हेल्प करना चाहिए, खासतौर पे जब हम बाहर गए तो बाहर जाके हमने देखा कि अगर एक पाकिस्तानी आ जाता है तो फिर पीछे कोई पाकिस्तानी आता है, वो फिर एक कोई और किसी कंट्री का आता है बंदा, इंडियन आता है या फिलीपींस से आता है, तो वो एक बंदा आता है तो पूरी फैमिली, उसके दोस्त, अहबाब वगैरह सारे आ जाते हैं। तो हमें बड़ा ये हुआ कि यार ये क्या बात है, पाकिस्तानी एक आ जाते तो बाकी क्यों नहीं आते।
तो हमने ये स्टार्ट किया और इसके थ्रू फिर हम फेसबुक के थ्रू करते हुए हम ने इसको बढ़ाना शुरू किया और इसका हमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला। हम इस टाइम मतलब ये मैं आपको बता दूँ कि इस टाइम जो ग्रुप है हमारा इट्स नॉट जस्ट ऑन द आप ये समझ लें इसको कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो मोस्ट ऑथेंटिक है इन द वर्ल्ड एज़ वेल। मैं ये भी आपको बता दूं कि हम फेसबुक के ग्रांट स्कीम में भी आने वाले हैं। वी विल बी वन ऑफ द फ्यू इन द वर्ल्ड। फेसबुक ने हमसे लास्ट मंथ भी कांटेक्ट किया इंटरनल फंडिंग के लिए। उन्होंने हमें कहा है कि दे वांट टू गिव अस। तो इसके अलावा मैं अभी ये 2 घंटे पहले की बात है कि मैं अभी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको अभी का वाकया सुना रहा हूँ, घंटा डेढ़ जी घंटा सर। उसने मुझे बताया ही इज डूइंग मास्टर्स बाय रिसर्च इन यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। उसका अभी लेक्चर है ग्रुप में। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने कैसे अप्लाई किया? कहता है 2017 में आपने एक पोस्ट की थी एक बंदे की। हम उस बंदे के मतलब पीछे पड़ गए, हमने उस वक्त उसको नजर में रखा हुआ था। जी सर। मेरे ख्याल से कोई इंटरनेट इशू आ रहा है गेस्ट की तरफ। मुझे भी यही लग रहा है कि वकार साहब का जो है इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है फॉर अ मोमेंट। तो इस चीज को हम कोई बात नहीं, वकार साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, हम चीज को वैसे इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। समझ सर हम आपस में वैसे डिस्कशन कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर। जैसे कि आप भी जानते हैं कि हम एक थर्ड वर्ल्ड नेशन से बिलोंग करते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। मतलब सिंस द बर्थ वो हमें फाइनेंशियली, सोशली, वो हर तरीके से हमें इंड्यूस कर रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर। लेकिन एक लेवल आता है जहां पर आके आपको रियलाइज होता है कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज द राइट टाइम दैट आई नीड टू पुट माई एफर्ट्स फॉर माई फैमिली, फॉर माई कम्युनिटी, फॉर माई पेरेंट्स एज वेल। तो ये वो टाइम होता है। तो आप बताएं आपको क्या लगता है पर्सनली कि स्कॉलरशिप क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं इस सारी गेम में? मैडम, अगर मैं इसको पर्सनली आंसर इस तरह से करूंगा कि नॉर्मली हमें ये देखा जाता है कि एक स्टूडेंट के इंटेंशंस क्या है। हम पाकिस्तान से जब बाहर निकलने का सोचते हैं, खासकर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि हम अगर पाकिस्तान में रहकर सर्व कर सकते हैं तो इसमें हमारे कंट्री का भी फायदा है, हमारा अपना भी फायदा है। वेलकम हम वेलकम सर, दूसरे वेलकम। ममालिक में जाके सर्व करते हैं और फिर हम पाकिस्तान। थैंक यू सर सरमद, आपने मैनेज किया, आपने सवाल का जवाब दे दिया सर, सॉरी जितने में सर वकार ने जी, अगेन ज्वाइन किया। नेट का आई थिंक इश्यू लग रहा है। मैंने इसी वजह से मोबाइल इंटरनेट ऑन किया। आई होप इट विल वर्क। तो मैं इट जस्ट ये इंशाल्लाह। स्टूडेंट ने राब्ता किया और ही वाज सेइंग के ही वाज वर्किंग विद 2017 और उसके बाद उसको वहाँ मास्टर्स की अपॉर्चुनिटी। तो जस्ट सेइंग के अपॉर्चुनिटीज सारी आपके आसपास मौजूद हैं। डोंट वरी अबाउट द सीजीपीए, डोंट वरी अबाउट यू नो कि आप अपने टैलेंट पे, आप अपनी सलाहियतों से बिल्कुल मायूस ना हो। यू कैन डू इट। अगर आप समझते हैं आप करना चाहते हैं, आई एश्योर यू कि आप जा सकते हैं। दिस इज द ओनली थिंग। जी सर अब थैंक यू सो मच। Didi sir, thank you so much. First of all, on the behalf of my team, on the behalf of my university, I would welcome you warmly. Thank you so much. आपने हमें टाइम दिया। अनडाउटेडली आपसे टाइम लेना एक बहुत बड़ी डील थी और यहाँ पर सरमद सर का एक इंटेंस शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम सब लोग मिलकर, क्योंकि अनडाउटेडली वो मेरे कलीग जरूर हैं लेकिन फिर भी उन्होंने आपसे टाइम मैनेज किया, बहुत बड़ी बात है। सर बेसिकली आई वांट टू आस्क मेजर थिंग दैट हाउ टू गेट एन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप and what type of scholarships are available for a third world nation? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है? अवेयरनेस, अपॉर्चुनिटीज, या उसकी गाइडलाइन नहीं होती उसके पास प्रॉपर। आप क्या समझते हैं? माशाल्लाह आपका बहुत बड़ा नाम है इन स्कॉलरशिप के हवाले से। आपको पर्सनली क्या सॉरी आपका क्वेश्चन एंड पर कट गया था। सर, एम आई ऑडिबल? जी जी आप बताइए समझ। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि स्टूडेंट्स के इश्यूज आपके नजर में भी आते हैं। आपको क्या लगता है स्कॉलरशिप के हवाले से हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, या स्टूडेंट को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि किस कंट्री को अप्रोच किया जाए, किस पैटर्न के थ्रू हम जा सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या करनी है, बेसिक चीज आपको क्या समझ आती है?
जो मेन प्रॉब्लम है हमारा जी बिल्कुल। पाकिस्तानी मैं स्टूडेंट। जवाब देता हूँ। अभी उष्णा ने और आपने दोनों ने सवाल किया। मैं स्टूडेंट्स के कुछ इसके बारे में बेसिक, ये बहुत अहम क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, एम आई स्टूडेंट्स। ऑडिबल? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। मेरी आवाज आ रही है अब आपको? जी जी, आवाज आ Yes, रही sir, है? you हेलो। are audible. Yes, sir, आपकी आवाज आ रही है. Please continue. जी जी, मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहूंगा। स्टूडेंट का सबसे पहले ये सवाल होता है कि जी क्या क्या चीज डॉक्टर रिक्वायर्ड है हम्म. और क्या क्या मतलब वो अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जी सर, देखें, बिल्कुल क्लियर है। सबसे ज्यादा बड़ा इशू ये है हमारे साथ कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले अवेयरनेस नहीं। सबसे पहली बात यह है कि हम्म. आपको तो अवेयर होना चाहिए। ये आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और खास तौर पे इंफॉर्मेशन अवेयरनेस का दौर है। तो अगर इस दौर के अंदर भी आप इंटरनेट के होते हुए और ये इतने सारे सोशल सर्कल्स और इतने सारे लोग जो कि आपके साथ कनेक्टेड हैं ऑनलाइन, खास तौर पे आजकल कोविड के जमाने में होते हुए भी अगर आप अ, अपने आप को अपडेट नहीं रखते, तो बिलीव मी, यू आर एट द लॉस। आपका ये अपना नुकसान है और आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, इसमें किसी और का कोई कसूर नहीं है। ठीक है। तो सबसे बड़ा ये मसला नजर आता है वो अवेयरनेस का। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो है जी एतमाद का। यकीन करें, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जो कि 4/4 सीजीपीए के साथ भी आते हैं और कहते हैं सर हमारी सीजीपीए कम तो नहीं है। और वो कुछ ऐसे भी है जो 2 सीजीपीए के साथ आते हैं और कहते हैं सर मेरी सीजीपीए अच्छी है तो क्या मेरा हो जाएगा। तो द थिंग जी इज सर. दैट इसमें मेरे से अगर आप पूछे तो सीजीपीए का इतना चक्कर नहीं होता। असल चीज होती है कि आप तैयार हैं, आप रेडी हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आप पूरे एतमाद है, आप पूरे एतमाद के साथ अप्लाई कर रहे हैं और आपने सारी की सारी चीजें सही तरह देखी हुई हैं, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे किए हुए हैं, रिक्वायरमेंट्स पूरी की हुई हैं, तो जी आपका हो जाएगा। बिलीव मी, ये फर्स्ट स्टेप है। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, सोचते रहेंगे तो होगा ही नहीं। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे उस तक होगा नहीं। ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये देखा है कि हमारे अंदर बर्दाश्त की बहुत ज्यादा कमी है। बर्दाश्त की कमी इस तरह बिल्कुल है सर. कि आप लोग कहीं से अगर स्कॉलरशिप्स देखते हैं, किसी ने आपको बताया, दोस्त ने, यार ये हो गया, अच्छा जी कितने पैसे देते हैं। फॉर एग्जांपल अरासमस में देते हैं 60-70 लाख रुपया दे देते हैं जी आपको 2 साल के अंदर, इससे ज्यादा देते हैं। तो 70-80 लैक्स दे देते हैं। तो बंदा कहता है यार ये तो मेरा होगा ही नहीं। मतलब एतमाद की कमी। दूसरा आप कहते हैं कि यार डर जाते हैं जी अब पता नहीं क्या होगा। अच्छा, फिर क्या होता है, आप क्या करते हैं जी, आपने देखी अरासमस आया हुआ है या कोई और स्कॉलरशिप्स आया हुआ है, लॉट ऑफ स्कॉलरशिप, फिर आप क्या करते हैं, आप करते हैं कि जी हमने ये स्कॉलरशिप्स देखे, हम इन पे अप्लाई करते हैं। अब आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया। अब आप समझते हैं कि अगर 5-6 मिनट के अंदर आपने वो एप्लीकेशन देख लिया, आपने अपने कीमती वक्त में से जो आपने इंस्टाग्राम पे और ट्विटर वगैरह पे लगाना था, आपने वो लगा दिया गलती से, अगर 5-6 मिनट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, तो आप ये चाहते हैं कि वो आपको पैसे भी मिल जाए। जिसकी बड़ी मिसाल मैं ये देता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं यार हमने एक स्कॉलरशिप पोस्ट देखी, उस पर अप्लाई किया हमने, और जैसे ही हमने अप्लाई किया, अभी हमने बंद नहीं किया और पीछे घंटी बज उठेगी। अब हम दरवाजे पर जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे, दरवाजा जैसे ही खोला, बाहर एक बंदा खड़ा होगा, उसने कहना है भाई आपका नाम ये है जी, ये है। आपके फादर का नाम ये है जी, ये है, क्योंकि आपने सीवी में लिखा था। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, आपने कहा जी यही है जी। आपका नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर इतना यूनिक था कि हमें आपको ये 50-60 लाख रुपए देने पड़े। नो, इट जी इज सर. नॉट लाइक। ये मेहनत है। जो 4 साल की आपने मेहनत की है, वो ये सारी मेहनत आपने ये इस एप्लीकेशन में यूज करनी है। क्यों भला मैं आपको बताता हूँ। जब आप समझ लें 5th क्लास से स्टार्ट हुई कि 5th में बोर्ड के एग्जाम, आपको पता था आपका मुकाबला आपके स्कूल के साथ है, लोग आपको अच्छे नंबर लिए तो स्कूल में जानेंगे। फिर आप बड़े हुए, आप 10th क्लास में बोर्ड के एग्जाम दिए, आपको पता लग गया यार ये कॉलेजेस जो है ना हमारे इस इलाके में, मुल्तान में या किसी और सिटी में, वहां मैंने एडमिशन लेना, लोग मुझे जानने चाहिए कि यार मैंने वहां एडमिशन लिया और हो जाना चाहिए कि भाई मेरा एडमिशन। लेकिन जैसे ही आपने एफएससी की, फिर आपने कहा यार ये पाकिस्तान भर में हम देख रहे हैं जी, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, तो हम जहां पे एडमिशन लें हमारा अच्छा होना चाहिए। सर ये कंपटीशन आप आहिस्ता आहिस्ता अपना खुद ग्लोबल कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, आप ठीक है, आपने खुद ये बढ़ाना शुरू किया। अब क्या हो गया, अब जब आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के लिए जा रहे हैं तो आपने पूरी दुनिया के लोगों के साथ कम्पीट करना है। तो भाई इसका मतलब ये है कि आपको मेहनत भी उतनी करनी है। मे भी आपने 4 साल में मेहनत ना की हो, तो भाई अब ये 4 जो दिन हैं इनमें मेहनत लगा के कर लें, बेहतरीन तरीके से अपने आप को तैयार कर लें जब भी एप्लीकेशन आपने भरनी हो। और बली में अगर आप करेंगे तो वाकई दरवाजे पे घंटी बजेगी और बाकी वो बंदा आपके लिए 50 लाख का बैग उठाकर खड़ा होगा फॉर श्योर। लेकिन ये है कि सिर्फ और सिर्फ चंद चीजें अवेयर होना चाहिए,
तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए, दूसरी चीज, पहली चीज अवेयरनेस, दूसरी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए, तीसरी चीज पूरा एतमाद होना चाहिए। भाई अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो करें, कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि आपने सीजीपीए उसी 4 में से लेनी है जो बाकी सब ले रहे हैं, या आपने परसेंटेज उसी 100 में से सब ले। सिर्फ इंश्योर उस वक्त होगा कि आप जब अप्लाई करें, मे भी उस साल लोगों ने ज्यादा ना अप्लाई किया हो, आपके साथ के जो मैच कर रहे हो, तो आप लिस्ट में ऊपर आते। तो तीसरी और चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भाई घबराना नहीं है। ठीक है, आजकल तो आपको सबसे ज्यादा पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए घबराना नहीं है। ठीक है, एक दफा जी फेल सर। होते हैं, बिल्कुल नहीं घबराना, दूसरी दफा फेल होते हैं, बिल्कुल नहीं घबराना। लोगों को बड़े मतलब ट्राई के बाद मिलती है। मैं आपको बता रहा हूँ, स्कॉलरशिप इज नॉट लाइक कि आप कहें यार मुझे ये जेब खर्च मिला है। स्कॉलरशिप जितने भी इतने ज्यादा है कि हम चंद एनलिस्ट करते हैं, और इतने ज्यादा है, आप जिस पे भी जाएंगे यू हैव सो मच मनी कि ना सिर्फ आप अपना खर्चा उठा सकते हैं बल्कि अपने घर वालों को भी दे सकते हैं। सो डू नॉट कंसीडर देम एज यू नो कि ये बस भाई फॉर ग्रांटेड है, हमने बस ये 10 मिनट में एप्लीकेशन फिल करनी है और बस जो कुछ दिया और वो डाल दिया। हमने 4 साल में जो कुछ किया उसको जिस तरह हम इंश्योर कर सकते हैं, 10-15 मिनट की एप्लीकेशन हमने कर दिया तो बस हो गया। तो प्लीज इसको इन 4 पॉइंट्स पे जो कर जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अक्सर हमसे लोग सवाल करते हैं, सर ये बताएं सीजीपीए जरूरी है कि पब्लिकेशन जरूरी है, कुछ कहते हैं अम्मी की दुआएं जरूरी हैं कि अब्बू की दुआएं जरूरी हैं, लेकिन कोई कहता है किस्मत अच्छी चाहिए क्या। लेकिन बिलीव मी, मैं ये बात कहता हूँ, दुआएं बिल्कुल हो, सब कुछ हो, किस्मत आपकी अच्छी ना भी हो, लेकिन अगर आपने ये 4 पॉइंट्स कर लिया, अवेयरनेस आपके अंदर आ गया, बिल्कुल अवेयर, आप हर जगह से ढूंढ रहे हैं, सिर्फ स्कॉलरशिप नेटवर्क नहीं और भी वेबसाइट्स के साथ। दूसरा, आप तैयार हैं मुकम्मल तौर पे। तीसरा, आप पूरे एतमाद हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं पूरे एतमाद से। और चौथा, आप फेलियर से नहीं घबरा रहे, आप अप्लाई करें। तो मैं आपको ये यकीन दिलाऊं, किस्मत चाहे 100 दफा आपकी मार्क है, 101 मरतबा नहीं मार्क करेगी, पक्की। सही सर, आपने जो सारी चीजें बोली हैं डेफिनेटली ये ह्यूमन पर्सनालिटी के अंदर वैसे भी होने चाहिए, और हम जिस जनरेशन से बिलोंग करते हैं हमारे अंदर टॉलरेंस लेवल बड़ा कम है। सर बेसिकली मैं ये चीज पूछना चाह रही हूँ कि देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ टेस्ट जो कि आपको स्कॉलरशिप इंश्योर करते हैं, जैसे कि आईएलटीएस होते हैं, टॉफल होते हैं, मैनी टाइम्स आपका जीआरई रिक्वायर्ड होता है, मैनी टाइम्स आपका कोई टेस्ट भी रिक्वायर्ड नहीं होता। सर इस चीज के ऊपर जरा थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दें कि टेस्ट के हवाले से। अच्छा जी, इसकी मैं एग्जांपल इस तरह देता हूँ टेस्ट्स की। ये बड़े इंपॉर्टेंट इस वजह से होते हैं कि जाहिर बात है हर किसी की एक अलग डिग्री है, करिकुलम बेशक सेम है, लेकिन किसी का, आप भी जानते हैं यूनिवर्सिटी किसी में पढ़े हैं, कोई टीचर अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, या कोई बच्चे अपना इतना ज्यादा पूरे एतमाद नहीं होते, किसी कोर्स के अंदर सीख नहीं पाते। तो इस तरह होता है कि हर एक का लेवल डिफरेंट। तो ये कोर्सेज कई लेवल पर डिफाइन करते हैं कि आप कैसे एज ए स्टूडेंट है, या आपका एप्टीट्यूड कैसा है। खास तौर पे जो बहुत फेमस टेस्ट है उसके अंदर एक जीआरके ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, जो कि बहुत मशहूर टेस्ट है। इसके अलावा आईएलटीएस या टॉफल होता है, ये इंग्लिश आपकी कैपेसिटी जानने के लिए इस्तेमाल होता है। इन दोनों ये यूज होते हैं कंपेरेबली, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो जी सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जीआरई बड़ा अच्छा टेस्ट है, बड़ा बेहतरीन टेस्ट है। ये इसी तरह के आप में से अगर कोई गेम खेलने के आदी हैं तो आपको पता है आप खेल रहे होते हैं गेम और लेवल्स बंद होते हैं, क्लोज होते हैं। आपने अब गेम का हर लेवल ओपन करना है, तो अगर आपने स्कॉलरशिप विनिंग गेम का लेवल हर ओपन करना है तो जीआरई आप ट्राई कर लें। तो जीआरई के नंबर से तो आपके लिए हर स्कॉलरशिप ओपन हो जाएगा। ये नहीं बात जीआरई जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप के लिए जरूरी भी नहीं है, सिर्फ यूएस के लिए कई यूनिवर्सिटीज इन कनाडा है या टॉप यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी है जो मांगती हैं, इनके लिए जरूरी है। लेकिन जीआरई देने का फायदा क्या है, तैयारी लगेगी, लोग करते हैं और अच्छे मार्क्स लेते हैं। आप जैसे ही हैं सारे के सारे जो कि लेते हैं, कोई किसी और दुनिया से नहीं आया, वो आप जैसे ही स्टूडेंट्स हैं, बेहतरीन किस्म के जो कि यूनिवर्सिटी के पढ़ रहे हैं और अपना फ्यूचर बना रहे हैं, वो आप जैसे हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है, तैयारी करनी पड़ती है, मुझे भी तैयारी करनी पड़ती है, मैंने भी की थी, हर एक करता है, इसमें तैयारी की कोई मसला नहीं। जब आप तैयारी करेंगे, जीआरई दे देंगे, तो बिलीव मी यूएस नंबर 1 हर कोई कहता है। मैं नहीं, आप भी जानते हैं यूएस की एजुकेशन के बारे में, हर कोई जानता है। तो यूएस के लिए, तो इसके अलावा किसी भी जगह आप अप्लाई करते हो, जीआरई का स्कोर देते हैं, तो ज्यादातर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज के फॉरेन प्रोफेसर होते हैं वो यूएस के ग्रेजुएट होते हैं। जब आप उन्हें जीआरई का स्कोर देते हैं वो कहते हैं अच्छा है, ये भी जीआरई से। तो इट इज लाइक दैट। तो अगर आप जीआरई के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी करते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ जो 6-7 सेमेस्टर में, जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, तो वो 6-7 सेमेस्टर में तैयारी शुरू करते हैं या अभी भी कर दें। और इसके अलावा जो 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम में है, कंपेरेबली 1 साल पहले तैयारी शुरू करते हैं। और जीआरई का एग्जाम दें, शुरू हफ्ते में 5 दिन होता है, अभी तो खैर रुका हुआ है ड्यू टू कोविड, पर जल्द स्टार्ट हो जाएगा सितंबर अक्टूबर के बाद। इसके अलावा क्या है जी, आईएलटीएस या टॉफल,
जब आप जीआरई की तैयारी कर लें आइलेट्स टॉफल आसान होगा। जो नहीं भी करना चाहते वो रहने दें बेशक, लेकिन आइलेट्स टॉफल में से कोई एक टेस्ट देना पड़ता है, एक्सपेंसिव है। आप तैयारी करके अच्छी तरह खुद तैयारी करके, एकेडमीज की भी जरूरत नहीं है, जीआरई की भी एकेडमी जरूरत नहीं, ऑनलाइन कई मिल जाते हैं, वीडियोस मिल जाती हैं, कई टेक्स्ट मिल जाता है, लिखा हुआ पोस्ट मिल जाती है स्कॉलरशिप नेटवर्क ग्रुप पे या और भी कई जगह पे, आप उनकी निस्बत तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, जब भी आप ये टेस्ट देते हैं तो कई जगह पे आपकी आसानी होती है। मैं आपको बताऊं, सिर्फ आइलेट्स और टॉफल के बगैर या जीआरई के बगैर अगर आप मेरे से पूछें, अभी तक जो कंट्री आपको स्कॉलरशिप दे रहा है वो है सिर्फ और सिर्फ चाइना। चाइना की भी एक दो यूनिवर्सिटीज हैं आप जीआरई और आइलेट्स टॉफल करते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ वो है। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कुछ कंट्रीज साउथ कोरिया की दे रही हैं, और इसके अलावा कुछ और कंट्रीज पर कंट्रीज ही कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अलाउ कर देती हैं, लेकिन वो केस बाय केस डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी आपको लेटर इशू करती है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो बिलीव मी, शॉर्ट कमिंग पे ना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब भी आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं ना, तो कोई भी आप दोबारा वही बात कि आपका नाम वगैरह देख कर नहीं आपको देगा स्कॉलरशिप, तो उसने एक एक चीज चेक करनी है। आप फॉर एग्जांपल आप जो भी हैं, फॉर एग्जांपल एबीसी हैं आप, और एक XYZ ने अप्लाई किया हुआ है, अब आपने प्रोफाइल CGPA एक जितना है, उसने आइलेट्स टेस्ट दिया हुआ है और आपने नहीं दिया हुआ, आप मुझे आप खुद बताएं किसको सिलेक्ट करें? आप वो पाकिस्तान से नहीं, वो किसी और फिलीपींस से, तो आप उसको नहीं सिलेक्ट करेंगे। व्हाई नॉट सिलेक्ट हिम? क्यों भला? क्योंकि भाई उसका प्रोफाइल क्यों बेहतर हो गया कि उसने टेस्ट दिया था नीचे। तो कभी भी रिक्वायरमेंट्स पे आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। पैसे ज्यादा हैं, आप किसी दोस्त वगैरह से उधार लें, किसी से लें, उसे बताएं कि जब आप एक बेहतरीन किसी स्टूडेंट होंगे, किसी से पैसे लेकर आप देंगे भी से, तो इन फ्यूचर आप उसको वापस कर सकते हैं अगर आपका स्कॉलरशिप हो जाता है। सो प्लीज आप इसको जरूर कंसीडर करें। स्कॉलरशिप के जो एग्जाम्स हैं, खास तौर पे आइलेट्स टॉफल और जीआरई अगर देते तो बहुत बेहतरीन है। यू आर यू विल ओपन एवरीथिंग। ग्रेट। आई थिंक सर सरमद कुछ कहना चाह रहे हैं। इसमें सर हमारे ऑडियंस का एक क्वेश्चन है कि जी, ऑडियंस से क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं स्कॉलरशिप की तरफ जाते हुए? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, हमें काइंडली शेयर कीजिएगा, ऑडियंस से क्वेश्चन आया है। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इस चीज के बारे में सबसे पहले एक गाइड बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जब आप बैचलर्स कर रहे हैं, आज मेरा फोकस ज्यादातर मास्टर्स प्रोग्राम की तरफ है और आगे उन्हीं लोगों के लिए जो PhD करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि आपने जब बैचलर्स कर रहे हैं या कर लिया है, तो आप सबसे पहले ये सोचें आपने करना क्या, आगे एजुकेशन हासिल क्यों करनी है। सबसे पहली बात ये कि एजुकेशन हासिल करने के लिए आपके पास सबसे आसान तरीका, कहीं आप बाहर के मुल्क जॉब करना चाहते हैं ना अगर, तो एक शॉर्टेस्ट वे ये है कि आपने एजुकेशन बाहर से हासिल की, ठीक है, और उस एजुकेशन को हासिल करने के बाद आप उस कंट्री में जॉब के लिए एलिजिबल हो गए। मैं UAE या सऊदी अरब की बात नहीं कर रहा, मैं यूरोप और US की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ ब्रेन ड्रेन का कंसेप्ट है, वो ये नहीं चाहते कि आप लोग मुल्क छोड़ के जाएं। तो क्या होता है, अगर आपने US के अंदर जॉब करनी, यूरोप के अंदर जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए वो कंट्रीज जब भी वीजा निकलवाएंगे तो उसको नॉर्मली इस तरह निकलवाते हैं कि भाई हमारे पास हमारे इस एरिया के अंदर इस तरह का बंदा ही कोई नहीं था, इस वजह से हम इसको रखना चाहते हैं। लेकिन क्यों, आप तो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आप तो इस काबिल नहीं हो सकते। तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली एक एक्सपीरियंस बंदे को पाकिस्तान से बुला लेते हैं इस तरह। लेकिन अगर आप एज अ फ्रेश जाना है तो क्या करेंगे, आप एडमिशन लेंगे, मास्टर्स प्रोग्राम हम स्कॉलरशिप करेंगे, जैसे आपने कर लिया आप उस एलिजिबल हो जाएंगे जॉब सर्च वीजा के लिए, आपने वहाँ जॉब स्टार्ट की और आपके शॉर्टेस्ट पास। तो ये तो एक बड़ा एक अहम होता है कि आप लोग जॉब भी करना चाहते हैं, एक बड़ा अहम जरिया है, या अपनी एजुकेशन। अब आते हैं एजुकेशन। अब आप ये सोचें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो वाकई इनोवेशन करना चाहते हैं, दे प्लान टू डू समथिंग न्यू, और इसके अलावा उनके अंदर इतना कैलिबर है कि दे वांट टू कम इन एकेडमिक, तो वो डायरेक्ट PhD की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप बैचलर्स के बाद डायरेक्ट PhD के लिए जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएं, आप शॉर्ट पाथ पे ना जाएं, पहले मास्टर करें PhD। बहुत सारे मुल्क हैं वो मास्टर लीडिंग टू PhD ऑफर करते हैं बेनिस्बत मास्टर्स के। क्यों भला? आप खुद सोचें कि अगर वो एक बंदे को वो तैयार करते हैं, एक प्रोफेसर एक बच्चे को बुलाता है, पैसे देता है, उसको तैयार करता है 2 साल, अभी जब उसका टाइम आता है कि वो एक थीसिस लिखे और एक बेहतरीन किस्म की प्रोडक्ट निकाले तो वो ग्रेजुएट हो जाए, इसकी वजह वो ये क्यों ना करे कि उसको 5 साल के लिए हायर करे मास्टर लीडिंग टू PhD के लिए, और उसको सिखाए, उसको रखे और उस प्रोडक्ट बनाए और पूरा उसके बाद ग्रेजुएट हो जाए। तो द थिंग इज दैट कई मुल्कों में मास्टर लीडिंग PhD। तो आज आपने ये जरूर सोचना है कि व्हाट्स योर प्लान,
whether you want to go for master degree or PhD, or you want to go for the masters, or you want to go for the just for the for exchanges as well, that वो discuss करेंगे. अच्छा, Yes, sir. तो अच्छा, अब क्या चक्कर क्या है जी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, अब इसके हिसाब से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं. अगर आप जा रहे हैं मास्टर्स के लिए, मास्टर्स अगर आप मेरे से पूछे 2 तरह के हो सकते हैं दुनिया के अंदर तकसीम करने के लिए. एक मास्टर्स बाय कोर्स वर्क कह दें आप, एक मास्टर बाय रिसर्च. मास्टर बाय कोर्स का मतलब है कि इसके अंदर कोर्स वर्क होगा ज्यादातर, और एंड के ऊपर आप थीसिस करेंगे. रिसर्च वर्क के अंदर क्या होगा, आप ज्यादातर रिसर्च साथ साथ स्टार्ट करेंगे, कोर्स वर्क भी चल रहा होगा, एट द एंड थीसिस भी होगा. मास्टर बाय रिसर्च के अंदर और मास्टर बाय कोर्स वर्क के अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर होते हैं मास्टर बाय कोर्स वर्क के अंदर वो सिंपल आपकी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं या इंग्लिश कोर्स या जो यूनिवर्सिटी रिक्वायर है. लेकिन मास्टर बाय रिसर्च या फिर पीएचडी के लिए, मास्टर लीडिंग टू पीएचडी जिसको मैं कह रहा हूँ, या मास्टर बाय रिसर्च के लिए आपको रिक्वायर होता है एक्स्ट्रा कुछ चीजें. वो है प्रोफेसर से कांटेक्ट करना, उसको ईमेल करना, अब उसके लिहाज से सीवी बनाना, उसके पेपर पढ़ना, और इसके बाद वही एडमिशन डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर होते हैं, मे बी आइलेट्स रिक्वायर हो. और डॉक्यूमेंट्स बेसिक क्या हो सकते हैं, आइलेट्स, टॉफल, ये तो मैंने आपको जीआरई. इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो सकती है कि डॉक्यूमेंट्स ये मांगते हैं कि आपका जरा एप्टीट्यूड चेक करने के लिए आप अपना एक्सप्लेन करें स्टोरी क्या है, या फिर आपका मोटिवेशन लेटर हो सकता है, या पर्सनल स्टेटमेंट हो सकती है, या अगर आप मास्टर इंटू पीएचडी के लिए जा रहे हैं, रिसर्च मास्टर्स के लिए भी जा रहे हैं, तो कई दफा रिसर्च प्रपोजल भी रेयर केसेस में मांग लेते हैं. तो इसके अलावा स्टडी पर कुछ प्रपोजल भी मांगते हैं, या कुछ इस तरह करके इसका नाम होता है. तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो सकते हैं, बट दीज डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक की गाइड्स दी हुई होती हैं. अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने के, इनका वाहिद एक, इसके बारे में आगे भी बताऊंगा फर्दर क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन मैं अभी इसके बारे में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, कभी भी किसी का डॉक्यूमेंट ना पढ़े. या आप बेहतर जानते हैं मेरे से कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दोस्त की पढ़ते हैं असाइनमेंट, तो यू नो कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली 60% बाय साइंटिफिक वे कॉपी करता है, 60-70 चाहे आप कुछ भी करें, राइटिंग करते हैं. तो थिंकिंग इज दैट यू आर कॉपिंग इट ऑलरेडी. तो सिर्फ गाइड्स पढ़ें, क्या क्या होना चाहिए लिखें अपना, क्योंकि मैं आपको बताऊं किसी की कोई विनिंग नहीं है. आप खुद जानते हैं कि एक अगर राइटर एक बड़ी अच्छी किताब छापता है एक रोज, तो उसकी अगली किताब जरूरी नहीं है कामयाब हो, ठीक है ना. बेशक हैरी पॉटर वालों ने लिखी हैं किताबें उस राइटर ने, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसकी लास्ट बुक भी बहुत ज्यादा कामयाब हुई है. तो द थिंग इज दैट कि आपने खुद असेस करना है अपने आप को कि आप बेहतरीन तरीके से लिख रहे हैं. अगर आप मुतमईन है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लिखने पर, तो द व्यूअर या जो भी इसको एवेल्युएट करे वो भी इसके साथ उतना ही बेहतर सलूक करे. बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर डिटेल्ड इंट्रोडक्शन. सर, यहाँ पर एक स्टूडेंट ने एक मैसेज पॉपअप हुआ था कि जी आज तक वकार बेग डॉक्टर साहब का नाम ही सुना था, आज उनको लाइव देख भी लिया है. तो सर आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी एक्नॉलेज्ड बात है कि उन्होंने आपको लाइव देख लिया है. सर, एक स्टूडेंट पूछना चाह रहा है बेसिकली एक्सचेंज प्रोग्राम्स के बारे में. मैं भी उन लोगों में से ही हूँ मैडम. मैं भी सर, अनडाउटेडली मैं ये कन्फेस मैं भी उन लोगों में से हूँ, और काफी अच्छा. नहीं, ये थैंक यू सो मच. ये अभी कल परसों मेरी परसों चौथे आपसे जब कांटेक्ट हुआ तो मैं जापान के लिए ना, हम कुछ वीजास के लिए कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हम बाकायदा कुछ ओपन करें. आप यहाँ से डायरेक्टली आफ्टर योर ग्रेजुएशन आप जापान जा सकते हैं जॉब्स के लिए. बल्कि आज मैं कॉल भी कर रहा था, जापानीज एम्बेसी भी की है, और ओईसी भी कॉल, आपको पता है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में क्या हाल होता है, तो वो आगे से रिप्लाई भी वैसा करते हैं. बट द थिंग इज दैट मैं उस बंदे से बात करूँ, वो मान नहीं रहा था, वो समझ रहा था हम कंसल्टेंट है. मैंने उससे कहा यार मैं, आप पता नहीं नाम सुना है कि नहीं मेरा, लेकिन बहरहाल हम इस ग्रुप पे होते हैं. तो मुझे एकदम कहता आप वकार बेग हैं स्कॉशनेट. मैं कहा, कहता मैं कॉलेज में पढ़ता था जेलम के किसी छोटे से कॉलेज के अंदर, वहाँ किसी टीचर ने उसको बताया कि भाई वकार बेग ये हैं वो हैं. तो वो मैंने कहा बड़ी बात है. उसने मुझे कहा जी आप जैसे कहेंगे मैं उस तरह करने के लिए तैयार. तो ये वाकई इस तरह होता है कई जगह. माशाल्लाह सर, हमारे स्टूडेंट्स ने भी अभी कन्फेस किया है. सर बेसिकली मैं पूछना चाह रही हूँ एक्सचेंज प्रोग्राम्स के बारे में. देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू बी ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स रिगार्डिंग एक्सचेंज प्रोग्राम. तो सर पहले तो आप एक्सचेंज प्रोग्राम्स को एक ले पर्सन के लिए सिंपली डिफाइन कर दें, और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स बता दें कि क्या क्या होती हैं हर लेवल के लिए. जी, मैं एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर बताता हूँ. एक्चुअली मैंने आपको बताया ये इतना बड़ा नॉलेज है कि अगर मैं इसकी प्रेजेंटेशन देना चाहूँ, बिलीव मी, मैं आपको सही बताऊँ, मेरे पास तैयार भी पड़ी है. इट्स लाइक इट्स 4 और 5 आवर्स विदाउट स्टॉप. तो ये इस तरह की है, लेकिन खैर आई ट्राई कि मैं कोशिश करता हूँ. और ये मैं आपको जो अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूँ, मैं बार बार स्टूडेंट्स कह रहा हूँ कि बिलीव मी, ये जस्ट एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है. मैं आप
ये आप अभी जो आपको सही। बता रहे हैं सारे के सारे देखने का, ये इस वजह से नहीं कह रहे, इस चीज से सिर्फ ये सबक लेके मुझे लोग इस वजह से ज्यादातर जानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हमारे पास इतनी ज्यादा आती हैं, और सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत अथेंटिक है। मतलब ये नहीं बात कि कोई किसी से पैसे मांग रहा हो, कोई किसी से रिक्वायर करो यार ये दे दे, यू अप्लाई योरसेल्फ, यू विन योरसेल्फ, ठीक है। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें से तो द थिंग इज जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं सिर्फ आप इसको ज़हन नशीन करें और इसको आगे इस्तेमाल भी करें। और अच्छा, अब आते हैं जी एक्सचेंज प्रोग्राम। एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होता है जी? एक्सचेंज जैसा आपको मालूम है कि कुछ अरसे के लिए आपने जाना है, किसी और मुल्क में जाना है। एक्सचेंज प्रोग्राम्स आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। आप अपनी बैचलर्स डिग्री में हैं, मास्टर्स डिग्री में हैं, दोनों में आते हैं, आगे पीएचडी के अंदर भी आते हैं, बहुत सारे होते हैं। अच्छा, अब एक्सचेंज प्रोग्राम होते क्या हैं? फुली फंडेड आते हैं। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है, कई एक्सचेंज प्रोग्राम आते हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया का आता है, मुझे अभी जो याद आ रहा है, मतलब स्टार्ट ऑफ जनवरी फरवरी मार्च के अंदर उसकी डेडलाइंस होती हैं, और भी कई हैं, आपको लिस्ट मिल जाएगी कहीं से भी। उनके अंदर क्या होता है, आप एक सेमेस्टर उस मुल्क में जाकर पढ़ते हैं, वो क्रेडिट आवर्स आपके ट्रांसफर होने चाहिए। आपकी यूनिवर्सिटी को इंश्योर करना है कि वो क्रेडिट आवर्स आपके वापस आके ट्रांसफर होंगे, और फिर आप वापस आकर वो क्रेडिट आवर ट्रांसफर होंगे और आप उसके थ्रू फिर आगे वो सेमेस्टर आपका पास होगा। इसके अलावा यू ग्रेड बहुत फेमस है यूएस का। उस यूएस का और भी सूसी भी आता है, लीडरशिप का प्रोग्राम है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं इसके अलावा, जो कि यूएस के डायरेक्ट हैं, कि यूनिवर्सिटी है, जॉर्जिया टेक देती है। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो कि बुलाती हैं आपको एक्सचेंज प्रोग्राम। इसके अलावा अगर आप रिसर्च के अंदर अच्छे हैं तो बिलीव मी, मैंने देखा था कई स्टूडेंट से इंडिया से आते तो मुझे ईमेल कर रहे होते थे लैब्स के अंदर, सर हमें आना है, और प्रोफेसर उनको यकीन करें हम सीवी फॉरवर्ड करते हैं, उनको पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो कई दफा ऐसा होता है कि मलेशिया या साउथ कोरिया या ऐसे कंट्रीज में आप अप्लाई करते हैं, तो प्रोफेसर फंडिंग और आप अच्छे रिसर्च है तो आपको वैसे ही बुला लेते हैं। एक्सचेंज क्या मतलब, आप वहां जाएं, कुछ अर्सा समर के अंदर आप काम करें। अच्छा, एक्सचेंज प्रोग्राम या तो एक सेमेस्टर के लिए होते हैं या फिर एक समर के लिए भी होते हैं। समर के लिए कौन कौन से आते हैं? या तो आपकी इंटर्नशिप होगी जो कि इंटरनेशनल आती है, बहुत सारी आती हैं, वो भी लिस्ट हम ईयरली पोस्ट करते हैं, क्योंकि वो दिसंबर या नवंबर दिसंबर में नॉर्मली पोस्ट होती है। और उसका मकसद ये होता है कि वो पूरा इस ईयरली वंस होती है नॉर्मली, क्योंकि वो वीजा के स्ट्रक्चर की वजह से और डिले की वजह से वो साल के अंदर एक दफा होती है। तो कई मुल्कों के अंदर जापान है, यूएस है, कोरिया है, कई कंट्रीज हैं जहां आप इंटर्नशिप करने के लिए जा सकते हैं समर के अंदर, ठीक है। आप वहां जाएंगे, फुली फंडेड होगा, एयरप्लेन टिकट भी आपको देंगे, आप वहां जाके काम करेंगे और फिर वापस आएंगे। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं जी? डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको एक अच्छा होना चाहिए, जारी बात है, सीजीपी अच्छी होनी चाहिए। अगर सीजीपी अच्छी नहीं है, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह किए, मैं ये नहीं कहता अभी से रिसर्च स्टार्ट करते हैं आप सेकंड थर्ड सेमेस्टर में, बट प्रोजेक्ट्स पे काम करिए तो आपका हक है कि आप जो भी काम कर रहे हैं किसी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल फील्ड में, अपने सब्जेक्ट्स के आप सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स बनाएं उनके टीचर के साथ मिलकर, आप कोई ना कोई डेवलप करें, कोई ना कोई थिंग डेवलप करें। अगर आप नॉन सोशल साइंसेज के हैं तो यू हैव द राइटिंग सैंपल्स और राइटिंग या पोर्टफोलियो होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। सो ये आप बेहतर जानते हैं या आप टीचर से डिस्कस करके पूछ सकते हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स बेसिकली ये होते हैं कि स्टूडेंट सिर्फ वो ना हो कि जी पढ़ता हुआ आया, उसने कहा जी मेरी सर 3.9 सीजीपी और बस मुझे रखो। यू शुड बी अ स्टूडेंट जो कि हर किस्म के काम कर रहा है, हर चीज में इन्वॉल्व है, हर मतलब एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, और उसके बाद वो अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जी एक्सचेंज के। इसके अलावा जो सबसे अहम प्रोग्राम है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा एट द एंड ऑफ दिस एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में, इसके बाद भी और क्वेश्चन दूंगा मैं, वो ये है कि अरास्मस के आते हैं जो यूरोप में। लेकिन उसके लिए आप लोगों की यूनिवर्सिटी को, जो मैंने आपसे भी बात की थी सरमत, के आपकी यूनिवर्सिटी के टीचर्स को एक्टिव होना पड़ता है। वो क्या होता है जी, आपकी यूनिवर्सिटी के टीचर्स आजकल में अभी जो नई ग्रांट आई है, एरास्मस का नाम अभी प्लस ही रखा है उन्हें, 221 से 227 तक की ग्रांट आएगी 7 साल की, और ये फुल चलेगी, नया इसका रिन्यू है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप लोगों के टीचर्स यूनिवर्सिटीज के साथ रब्ता करेंगे, चाहे मास्टर, चाहे पीएचडी, चाहे बैचलर्स लेवल के ऊपर, के हमने स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सचेंज पर भेजना चाहते हैं। मे बी वो जर्मनी के अंदर, मतलब आप देख लें 27 है ना, यूके के अलावा आप है 28, और इसके अलावा चंद एक और भी हैं, टर्की आता है, या स्विट्जरलैंड भी ईयू के अंदर नहीं है, एक्चुअली डिफरेंट पार्ट बन जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड और टर्की और इस तरह की कंट्रीज, सर्बिया वगैरह भी हैं। अच्छा, अब आपने इन कंट्रीज में किसी भी यूनिवर्सिटीज के साथ रब्ता किया जितनी ज्यादा, उनसे कहा जी हमारे हम अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, मतलब कॉन्टेक्ट स्टार्ट किया टीचर लेवल पे, अभी आपको कोई इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है हायर अथॉरिटीज को, आपने आपस में एमओयू साइन कर लिया। जब इसकी एप्लीकेशन डेडलाइंस आएंगी जो कि हर साल फरवरी में आती हैं, मतलब आप नेक्स्ट फरवरी के अंदर आएंगे, आपने डेडलाइंस के अंदर अप्लाई किया आपके टीचर्स ने, जिसके अंदर वो डिसाइड होता है कितने स्टूडेंट जाएंगे, क्या कुछ होगा। अगर वो उसके रिजल्ट्स आते हैं जून जुलाई में,
तो नेक्स्ट ईयर जब जून जुलाई के रिजल्ट्स आएंगे, अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो जितने स्टूडेंट्स हैं वो आपके वहाँ जा सकेंगे। फिर आप एक ऑफिशियल एमओयू अपने रेक्टर के साथ या वीसी के साथ मिलकर साइन करेंगे विद दैट यूनिवर्सिटी और वो जा सकते हैं। लेकिन ये एफर्ट होगी एट द लेवल ऑफ योर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। सही सर, यहाँ बिल्कुल पे मैं ठीक कह थोड़ा रहे सा हैं ऐड सर। करना इसमें चाह रही हूँ, सर नॉर्मली हमें जी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जी कौन मैम कौन से कंटिन्यू एक्सचेंज प्लीज। प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं मेडिकल स्टूडेंट्स? स्पेशली क्योंकि हमारे एमबीबीएस और पास, बीडीएस। हाँ जी 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 सर, मैं यही पूछना चाह रही एक्सचेंज, थी। जी बिल्कुल एक्सचेंज प्रोग्राम जो मेडिकल और एमबीबीएस के लिए बिल्कुल हैं, लेकिन मैं आपको ये बार बार बता दूं, हम वहाँ जाके प्रैक्टिस या क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर बिल्कुल भी नहीं आपको वो देंगे। यू कैन गो, आप जा सकते हैं, लेकिन बेसिक साइंस को आपको फॉर एग्जांपल मिल जाएगा। आपने बायोकेमिस्ट्री का कोर्स पढ़ा होगा, आपने इस तरह के कोर्स जो कि बेसिक साइंसेस के हैं वो पढ़े होंगे, उन कोर्सेज के अंदर आपको मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि वो डायरेक्टली नहीं लिखते। मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि कुछ फील्ड्स हैं जो प्रोफेशनल समझ जाती हैं डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इंजीनियरिंग साइंसेज और इसके बीच में प्रोफेशनल फॉल करते हैं, लेकिन लॉ जिसके ना आपको फुल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इंजीनियर्स को कहीं भी खड़े होकर बोलना नहीं, लेकिन एमबीबीएस जिसने किया है या लॉ जिसने किया, उनको हमेशा खड़े होकर पब्लिक स्पीकिंग करनी है, लोगों से बात करनी है। सो द थिंग इज दैट, या फिर एमबीए अगर आप कहते हैं, ये इस तरह की डिग्रीज को आप एक लाइन में रख सकते हैं कि आपने हमेशा पब्लिक डीलिंग करनी है। तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप पब्लिक प्रैक्टिस के अंदर जब आ रहे हैं तो आपके पास लैंग्वेज स्किल होनी चाहिए। तो क्लिनिकल या फिर आप लॉ को कहते हैं जहां आपने लोगों से मिलना है, तो इन डिग्रीज के लिए आपको कभी भी वो प्रैक्टिस नहीं करनी। हाँ, बेसिक्स के ऊपर करने देंगे। अच्छा जी, आप बेसिक सब्जेक्ट्स के अंदर जाकर कर लें, तो कई स्कॉलरशिप्स के ऊपर ना लिखा होगा एमबीबीएस अप्लाई कर सकते, क्योंकि वहाँ नाम और है मेडिकल का, वहाँ होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, ये ना एमबीबीएस ना कहते हैं। तो यू हैव टू लुक कि अगर वहाँ नाम आपका मिल जाता है, अगर नहीं भी मिलता तो लुक फॉर द बेसिक। अगर वहाँ बेसिक फील्ड्स दी हुई है उस ऑफर के अंदर के भाई केमिस्ट्री वाले, बायोलॉजी वाले या इस तरह के लोग जा सकते, तो यू कैन अप्लाई एज, आप भी जा सकते हैं। सो हमेशा मुझे ये नजर आता है मसला मेडिकल के स्टूडेंट्स का कि वो देख नहीं पाते इसी वजह से। वो सोचते हैं कि अच्छा जी एमबीबीएस नहीं, एमबीबीएस सिर्फ डिग्री को पाकिस्तान और इंडिया में कहते हैं, ठीक है, या मे भी बांग्लादेश में, मुझे इसका, तो ये बाकी जगह पे नहीं है कहते वहाँ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या कुछ छोड़ना होगा। तो यू शुड बी एश्योर अबाउट योरसेल्फ कि भाई आपने अप्लाई बेसिक डिग्रीज के अंदर करना है और मिल जाएंगी। और यू ग्रेड के अंदर तो बहुत सारे जाते हैं, क्योंकि वो तो जनरल प्रोग्राम है, मैनेजमेंट टाइप प्रोग्राम है, तो यू ग्रेड यूएस का जो है या सूसी जो प्रोग्राम है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी मुल्कों के, जैसे मैंने बताया ऑस्ट्रिया का एक मेरे ज़हन में आ रहा है, और जर्मनी के हैं एक दो, तो वो जब भी मिलते हैं आपको, आपने हमेशा उसके अंदर ये देखना है कि आपकी बेसिक फील्ड्स हैं और आप अप्लाई करें, यू कैन गो ऑन एक्सचेंज। लेकिन सर एक व्हाट चीज इज द बड़ी इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंस ऑफ कंसल्टेंट? है, हाँ, एक जी चीज जी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सॉरी मैं भूल गया। चीज याद कर लें, जी जो लोग एक्सचेंज के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो एमबीबीएस बनाए, चाहे वो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है, चाहे किसी कहीं के भी स्टूडेंट है, दे शुड रिमेंबर दैट अगर आपकी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती तो भाई तैयार हो जाए, आपका सेमेस्टर या ईयर उड़ जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कोई और नहीं लेगा। ठीक है, ये आपकी जी अपनी सर। जिम्मेदारी है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल। ये बता दूं, कई स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जो कि कई यूनिवर्सिटीज से गए हैं, अक्सर स्टूडेंट्स को, बल्कि यूनिवर्सिटी उनका एक्सेप्ट नहीं किया, उनका एक सेमेस्टर फालतू लगे या ईयर भी फालतू लगा। बट बिलीव मी, मैं आपको ये बता, जब आपने रेस में दौड़ना होता है ना, तो यू नो एवरीथिंग अबाउट योर एनवायरनमेंट। एजुकेशन का बेसिक मकसद ये होता है कि आप लोगों को एक 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 क्या कहते हैं, एक इक्वल दौड़ के लिए तैयार किया जाए। अच्छा, तैयार तो कर देते हैं करिकुलम पढ़ा के, लेकिन आपको एनवायरनमेंट का नहीं पता होता। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं आपको पता लगता है, अच्छा यार ये है आसमान, ये है टॉप थिंग जहां तक आपने। तो थिंग इज दैट, जो जिनको मैंने देखा जो अपना साल भी जाया करके गए हैं, या हफ्ता भी जाया करके गए हैं, या इवन महीना, वो सॉरी सेमेस्टर जाया करके गए हैं, दे आर बेटर देन दोज जो कि फॉरन नहीं गए और फॉरन जॉब पर लगे और डिले के बाद जो लगे उनसे भी। ठीक है जी सर। समर सर प्लीज। सर अच्छा सर, इसमें मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसल्टेंट? अक्सर लोग हम सुनते हैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, डॉक्यूमेंट्स पढ़ने आ जाते हैं तो वो कंसल्टेंसी की तरफ चले जाते हैं। हम मास्टर्स टू पीएचडी जब मूव करते हैं तो वो उसमें भी कंसल्टेंट आपको डील कर रहे होते हैं। लेकिन जो सर आपने बात की कि कोई भी लॉयल्टी के साथ वर्क नहीं करता, आप पे कोई एतमाद नहीं करता, तो सर इन कंसल्टेंट्स की वजह से काफी लोगों के टाइम भी जाया हुए हैं। अक्सर काम नहीं होता, पेमेंट वापस कर देते हैं, व्हाट्सएवर वो कंटिन्यू रहता है। तो क्या सर आपको लगता है इन चीजों का सद्भाव होना जरूरी है, और हमारे अक्सर स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट करने में इनका हाथ है? सर व्हाट इज योर टेक, आप क्या समझते हैं?
देखिए ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंसल्टेंट्स का। अगर कुछ साल पहले तो मैं बहुत इसका मुखालिफ था, बल्कि नाम ही नहीं सुना करता। अब भी खैर हम ग्रुप पे नहीं सुनते, लेकिन द थिंग इज दैट कंसल्टेंट का मतलब अगर आप देखें, फर्स्ट थिंग, कंसल्टेंट कभी भी आपको स्कॉलरशिप पे नहीं भेजेगा, बहुत रेयर। कंसल्टेंट कभी भी आपको स्कॉलरशिप पे नहीं भेजेगा। स्कॉलरशिप पे सिर्फ वही भेज सकते जो इन प्रोसेस से गुजरा हुआ है, जो इनको समझता है चीजों को। स्कॉलरशिप के ऊपर कंसल्टेंट नहीं भेजता। आप किसी पूछेंगे वो जी बैचलर्स किया हुआ होगा, किसी ने मैक्सिमम मास्टर्स किया होगा, और वो आपको बता रहा हो। तो पहली बात ये है कि वो स्कॉलरशिप के बारे में, और जो बताते भी हैं वो किस तरह के होते हैं, जी आपकी फीस है यूके की 1 करोड़ रुपया, आपको हमने 25% डिस्काउंट दिया, 75 लैक्स दे दें आप यार। अच्छा मुझे बताएं, जो 75 लाख देकर जा सकते हैं वो पाकिस्तान में वो अपना कारोबार शुरू कर दें बजाय डिग्री के। तो द थिंग इज दैट कि ये बहुत बड़ा इशू है कि भाई आप कंसल्टेंट्स के ऊपर जाते हैं और वो आपको बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, और उसके बाद कहते हैं जी हमारे पास ये इतने परसेंटेज चांसेस हैं। तो मतलब आपको यूके की यूनिवर्सिटीज के लिए ज्यादातर मिलेंगे क्योंकि वहाँ इजीली आपको एडमिशन दे देते हैं, लेकिन आगे आपके पास स्कॉलरशिप नहीं होता। तो मैं आपसे ये कहूंगा, क्या कुछ हद तक माना, मैं ये नहीं कहता क्योंकि इट्स नॉट अ वर्ल्ड कि जिसके अंदर हमारे को कहेंगे ये गलत है वो गलत है। अब हमें बस कर देना चाहिए, इट्स नॉट अ थिंग, बट यस दे आर समथिंग। हाँ, स्कॉलरशिप के लिए तो कोई भी नहीं हेल्प करेगा, आपको हमेशा खुद अप्लाई करना है। तो जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें इतनी मुश्किल काम के लिए, तो भाई आप फिजिकली भी खुद अप्लाई करें। मैं आपको खुद बताता हूँ कि फिजिकली छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि वो मिस कर सकता है, लेकिन जब आपको पता चलेगा यार उसने मिस की, मेरा रिजेक्ट हो गया, यू विल बी ब्लेमिंग योरसेल्फ। ठीक है, अब किसी ने डॉक्यूमेंट मांगे, आप कहते हैं अगर मेरे पास ये एप्लीकेशन आती मैं खुद लगा देता। उसने भी तो वहीं से पढ़ के लगाने ना डॉक्यूमेंट, उसके पास इंफॉर्मेशन कोई लाता है। एम्बेसी, आप मैंने आज भी कॉल किया, आप भी कॉल कर सकते हैं, कहीं कोई भी कॉल कर सकता है, आपने कॉल की उनसे पता कर लिया। लेकिन आप मुझे खुद बताएं, अगर आप पढ़ के, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन द यूनिवर्सिटी, यकीन करें आप यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जो कि 4 इयर्स डिग्री देते हैं, आप 4 इयर्स डिग्री के अंदर है मैक्सिमम लोग, और उससे कुछ आगे भी पढ़ रहे हैं 2 इयर्स, और आगे मास्टर्स और कई पीएचडी पे। द थिंग इज दैट कि आप सारे के सारे इतने हाईली एजुकेटेड हैं, सो व्हाई डू यू थिंक कि आप एक एप्लीकेशन को नहीं ग्रैब कर सकते, आप एक एप्लीकेशन को नहीं विन कर सकते? सो इट्स जस्ट एन एप्लीकेशन। तो मैं ये नहीं कहूंगा, अगर किसी से वाकई कोई बहुत बड़ा इशू है तो मैं कंसल्टेंट का सिर्फ ये कहता हूँ कि देखिए आप एक रिडंडेंट चीज कर रहे हैं, मतलब आप पैसा ही जाया कर रहे हैं। अगर आपके पास फालतू है तो आप किसी दोस्त के जमा करवा दें, वो बेचारा भी पूरी उम्र आपको दुआएं देगा, कहेगा यार इसने मेरी किस्मत बना दी, और उसी कहें कि आपकी एप्लीकेशन फेल कर दें। ठीक है, यस सर। तो आप समझते हैं ज्यादा पढ़ा सर लिखा, ठीक है, उसको कंसल्टेंट सर बना। मसला ये है, हमें खुद पर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल इतना लो होता है कि साथ वाला बंदा अगर थोड़ा सा एक बात करे, हम उसको पिक कर लेते हैं और उसके पास पहुंच जाते हैं हेल्प करने के लिए, लेने के लिए। सो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे कि आपने बात किया कि यूरोपियन यूनियन के अंडर जो कंट्रीज फॉल करती हैं 27 to 28 कंट्रीज हैं व्हिच आर ऑफरिंग scholarships. So basically which country is the best suitable country for the sake of accommodation, for the sake of living, for the sake of food and culture. And after that कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो कि यूनिवर्सिटीज फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पार्शियल फंडेड होते हैं जिसमें ट्यूशन फी कवर हो जाती है, अगर आपकी अकोमोडेशन वगैरह आपको खुद करनी पड़ती है। तो सर इस बारे में आपका क्या कहना है? देखें, ये डिपेंड करता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप सिर्फ यूरोपियन यूनियन पे रहते हैं उसके बारे में बता दें, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत ही मैं जवाब देता हूँ। अगर बेसिकली आपने देखना है यूरोपियन यूनियन का, तो ऑफ कोर्स 27 प्लस यूके 28 कंट्रीज। सबसे पहली बात तो ये कि हर एक कंट्री के लेवल है। अभी यूके का आपको मालूम है कि ज्यादा आना चाहिए, कॉमनवेल्थ का आएगा, एचईसी के थ्रू टेस्ट होगा उसका, उसके अंदर आपके मास्टर के स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। आई थिंक 50 प्लस सीट्स होती हैं, वो आपको जो भी इसका सेलेक्ट हुआ आप टेस्ट इंटरव्यू में आपको भेज देंगे। फिर इसके यूके का कॉमनवेल्थ शेयर्ड आता है जो कि यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करती हैं आपको, आप यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटीज आपको सेलेक्ट करती हैं, अच्छा जी आप हमारे कैंडिडेट हैं बेहतरीन इस प्रोग्राम के लिए, इसमें आपने कोई भी एमएस इन साइकोलॉजी या एमएस इन केमिस्ट्री, एमएस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई किया, उसके बाद वो आपका सेंड कर देती है सेंट्रल लोकेशन पे, ना वहां से सिलेक्ट होते हैं। और कई आते हैं, मतलब कॉमनवेल्थ शेयर्ड हो गया, फिर इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अपने होते हैं एक्सीलेंस में। तो अगर आप मेरे से पूछें तो सबसे पहली बात यह है कि कुछ होते हैं नेशनल लेवल पे जो कि यूरोपियन नेशनल लेवल पे दिया होता है। इसके अंदर सबसे बड़ा जो प्रोग्राम आता है यूरोपियन का वो है अरास्मस। मैं आपको इसके इस तरह से तादाद बताता हूँ, इसका मैप इस तरह से बनाता हूँ कि हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स अगर आप देखें गवर्नमेंट लेवल पे, यूएस देता है हमें ऑलमोस्ट 125 मास्टर्स के स्कॉलरशिप हर साल फुल ब्राइट। यूरोपियन यूनियन हमें देता है ऑलमोस्ट 125 130 ऑलमोस्ट, और चाइना हमें तकरीबन 500 600 दे देता है।
तो ये टॉप के ऐसे स्कॉलरशिप है जिसके अंदर मैक्सिमम लोग ऑन द गवर्नमेंट लेवल जा रहे हैं, बाकी जगह भी जा रहे हैं, साउथ कोरिया में जा रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे गवर्नमेंट पे उनके जाते हैं 22-23 या 30। तो आपको ये पता लग गया कि ये 2-3 बहुत बड़े बड़े पोल्स हैं, यूरोप, यूएसए और चाइना। चाइना। अब यूरोप के अंदर जी, अब यूरोप के अंदर आपने पूछा तो यूरोप के अंदर सबसे बड़ा है जी अरास्मस, जिसके अंदर मैंने आपको बताया अरास्मस एक बंदे का नाम था जो कि डच था, नीदरलैंड से था और घूमता रहता था वो तालीम के लिए मुख्तलिफ इलाकों में, तो उन्होंने अपने इस बंदे का नाम पे स्टार्ट किया। इसके अंदर होता क्या है, आप 3 मुल्कों के अंदर 3 सेमेस्टर्स पढ़ते हैं डिफरेंट, एक सेमेस्टर आपका स्पेन के अंदर होगा, एक फ्रांस के अंदर होगा, एक जर्मनी के अंदर, वो ये मुल्क खुद ही सिलेक्ट करेंगे, और चौथा सेमेस्टर आप अपनी मर्जी से पढ़ते हैं। फिर इसके बाद जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको जॉब सर्च वीजा भी मिल जाता है किसी मुल्क का, जिन 2 मुल्कों में आपका सेमेस्टर गुजरे हैं आप ले सकते हैं। ये हाईएस्ट पेड होता है, 1100-1200 यूरो पर मंथ आपको देते हैं, ट्रैवलिंग के पैसे आपको लेता होते हैं, डिग्री इसकी डुअल मिलती है, और इसकी जॉब रेशियो हाईएस्ट है, 100% जॉब रेशियो है कि आपको फौरन जॉब मिल जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई डिपार्टमेंट्स में कई तरह का एक्सपीरियंस, कई लैंग्वेजेस का एक्सपीरियंस मिलेगा, तो ये टॉप का स्कॉलरशिप है, ठीक है, जो सबसे बड़ा है। फिर यूरोप के अंदर आते हैं, तो यूरोप के अंदर जितने भी कंट्रीज है उसके अंदर ज्यादातर के अंदर हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मिल जाएगा एक्सीलेंस बेस्ड, ये इसका नाम कुछ और होगा, टॉप पोजीशन एक्सीलेंस बेस्ड। इसका क्या मतलब है, अगर आप टॉप के ऊपर हैं, आपके पास सीजीपीए अच्छे है, रिसर्च पेपर हैं, फिर आपको मिलेगा, वरना नहीं। वरना यूरोप के अंदर वैसे मास्टर की स्कॉलरशिप बहुत कम है, इस काइंड ऑफ अ रेयर अनलेस अंटिल यू आर गोइंग फॉर द फॉर द टॉप पोजीशन, अगर आप टॉप ऑफ द क्लास में, या फिर कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनके अंदर देखे जाते हैं, फॉर एग्जांपल डेनमार्क है, उसके अंदर कुछ इलाके ऐसे जो गैर आबाद हैं, या फिनलैंड की कुछ यूनिवर्सिटी जो कि ऑफ साइड के ऊपर जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो वहाँ स्टूडेंट्स को भेजने के लिए वो स्कॉलरशिप देते हैं, फुली फंडेड यूनिवर्सिटी ऑफ जो साउदर्न डेनमार्क साइड है, इसकी डेनमार्क की साउदर्न साइड, वहाँ यूनिवर्सिटी साउदर्न डेनमार्क या इस तरह की यूनिवर्सिटीज, वो लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि वहाँ अवेलेबल है, लेकिन वो चेक बेसिस के ऊपर है कि आप बताएं अच्छा जी ये डेनमार्क के अंदर है, या फिर मैंने बताया फिनलैंड के अंदर आपको मिल जाएंगे मास्टर्स के। इसके अलावा मास्टर की स्कॉलरशिप मिलना बहुत रेयर है मास्टर में। हाँ, कुछ एक्सपीरियंस के ऊपर आ जाते हैं कि अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मैं ये भी चाहूंगा एक्सपीरियंस के ऊपर भी आपको बताऊं, जो स्टूडेंट्स नहीं कर जाना चाहते उनके लिए क्या जी सर। वो जर्मनी फॉर एग्जांपल, जर्मनी के अंदर अक्सर लोग सोचते हैं, हम जर्मनी का सिर्फ और सिर्फ जर्मनी का सेल्फ फाइनेंस का कहते हैं लोगों को, कि अगर आपके पास पैसा है और अगर आप 10,000 यूरो जोड़ सकते हैं तो गो फॉर द जर्मनी, क्योंकि जर्मनी की एजुकेशन का आपको फायदा होगा, जर्मनी के अंदर जाके आपको जॉब सर्च वीजा मिल जाएगा, और यू विल बी अर्निंग, कि आपको 1 साल का खर्चा ब्लॉक करवाना होता है 10,000 यूरोज, और उसके बाद वही आप 10,000 यूरोज आप खुद लेते हैं, मतलब आप जाएंगे बैंक के अंदर मशीन में कार्ड डालेंगे, 600 यूरो 700 यूरो आप निकाल कर हाथ मिलेंगे, आप रह बेशक 200 यूरो पे रहे या 300 यूरो पे, आप बाकी किसी से कर्जा लिया हुआ उसे वापस कर रहे होंगे, अपने हैं तो आप सेव कर रहे होंगे, और सेकंड ईयर खर्चा निकाल रहे होंगे, तो नॉर्मल लोग जाते हैं जॉब स्टार्ट कर देते हैं जर्मनी के अंदर सिर्फ। इसके अलावा बाकी किसी मुल्क का नहीं कहता, बाकी किसी मुल्क में मैंने आपको बता दिया कि केस बाय केस चेक करना पड़ता है किस मुल्क में है, आप ग्रुप पे लिख के देख सकते हैं, स्कॉलरशिप नेटवर्क पे गूगल सर्च कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको यूरोप के जो स्कॉलरशिप मिलेगा एक्सीलेंस बेस्ड होगा। हाँ, और बहुत जगह है आपके लिए स्कॉलरशिप, अगर आपकी सीजीपीए नहीं है, फॉर एग्जांपल चाइना है, कोरिया है, और कई कंट्रीज हैं, यूएस है, इवन आप जा सकते हैं। सही। समझ सर प्लीज। जी, मैं एक और भी चीज बताना चाहूंगा, लाइक सर इफ वी आर परस्यूइंग फॉर पीएचडी, तो उसमें हमारे रिसर्च आर्टिकल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, लाइक नॉर्मली अगर हम मास्टर से पीएचडी की तरफ। अच्छा, मैं आप क्वेश्चन काट रहा था, मैं ये पूछना चाहूँ कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके अगर आप मास्टर से पीएचडी शिफ्ट करें तो आप रिसर्च आर्टिकल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है? जी जी सर, वो यही पूछना चाह रहे हैं, ड्यू टू इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी उनकी आवाज पार्शियल आई है, पूरी नहीं आई। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पीएचडी के लिए आपकी पब्लिकेशंस देखी जाती हैं, अगर नहीं है तो इट्स नॉट द इशू। डॉक्टर साहब आपके आवाज आ रही है पास आपको? जी 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 सर प्लीज आ रही है। अच्छा, अगर आपका पब्लिकेशंस हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपके पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिनको आप एक्सप्लेन कर सकें, आपने प्रोजेक्ट्स की ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप जो भी प्रोजेक्ट्स की, अगर ये भी नहीं किए तो आखिरी हाल ये है कि भाई आपकी रीडिंग पावर सबसे अच्छी होनी चाहिए, कि आपने पढ़ा, प्रोफेसर का प्रोफाइल पढ़ा, उससे जब रब्ता किया तो ही शुड अंडरस्टैंड या शी शुड अंडरस्टैंड कि भाई आप वाकई ऐसे स्टूडेंट है जो उसकी लैब के लिए यूजफुल। मतलब मैंने ज्यादातर स्टूडेंट देखा वो जाते ही कहते जी हमने ये किया हुआ है, हमने वो किया हुआ है, और हम
प्रोफेसर की इससे गर्ज नहीं है, क्योंकि उसके पास हर कोई आकर यही कहता है कि ही इज अ सुपरमैन और सुपर वुमन, बट ही नीड्स जो कि उसकी लैब के अंदर काम कर सके। तो आपने जब तक अपने आप को बेहतरीन तरीके से यूजफुल नहीं साबित करेंगे प्रोफेसर की लैब में, पब्लिकेशंस हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो प्रोजेक्ट्स किए हुए, अगर प्रोजेक्ट्स नहीं किए हुए तो प्रोफेसर का प्रोफाइल बड़ा अच्छा पढ़ाना चाहिए। हाँ, ये डिपेंड करता है, पब्लिकेशन नहीं है तो आप थोड़ा सा पोजीशन जो टॉप कंट्रीज के हैं वो थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल एज वेल। लेकिन कई केस ऐसे भी होते हैं कि मैं आपको बताऊं कि एक मुझे याद है, हमारे बड़े अच्छे थे, अब जर्मनी में होते हैं सब प्रोफेसर, उनके कुछ 60 पेपर्स से मास्टर्स के अंदर। मुझे कहा कि यार मेरा जर्मनी के अंदर इंटरव्यू हो रहा था, प्रोफेसर ने मुझे बिठाया और मुझे कहा कि भाई यार ये तो तुम्हारे तो 60 पेपर्स हैं, ये तो किसी के भी नहीं है, आज तक मैंने किसी के नहीं देखे, लेकिन तुम्हें पता है मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा। मैंने कहा क्यों भाई? कहता तुमने जो पेपर निकाले कोई इस फील्ड में था, कोई उस फील्ड में था, कोई उस फील्ड में था। आई वुड लाइक टू हायर अ स्टूडेंट जिसने थीसिस लिखा हो सिर्फ और वो एक फील्ड के अंदर बड़ा फोकस्ड हो, बिकॉज फॉर पीएचडी दे नीड अ स्टूडेंट जिसके पास टूल और टेक्निक्स तो सारी हो, बट ही और शी शुड बी वेरी वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स सम गोल। वो गोल चेंज कर सकते हैं, बट यू आर टेनिंग द गोल, आप उस गोल पे सीधे होने चाहिए कि आप एक जो टारगेट है वो, हाँ वो फिर अलहदा करवा लें, आपको इधर ले जाएं उधर ले जाएं, लेकिन द थिंग इज दैट दे शुड अंडरस्टैंड कि भाई आप बड़े फोकस्ड हैं, टूल्स आपके पास सारे मौजूद हैं और आप उनके साथ इक्विप आ रहे हैं, तो इस वजह से। अच्छा, जहाँ मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, खासतौर पे उन स्टूडेंट्स पे जो सोच रहे हैं यार हमने पढ़ाई के बाद सिर्फ पढ़ने ही जाना है, हमने मास्टर्स ही करना है, हमने पीएचडी करनी है और कोई रास्ता नहीं। जी जी बिल्कुल, आप जॉब करना चाहते हैं जॉब करें, देयर आर सो मेनी स्कॉलरशिप क्योंकि जॉब होल्डर्स के लिए होते हैं। आप बिल्कुल जाएं जी, जॉब करें, स्टार्ट करें, आप इंटर्नशिप्स करें, आप स्टार्ट करें। कई स्कॉलरशिप्स ऐसे हैं जो कि 2 साल बाद मैच्योर होते हैं, मतलब इफ यू हैव 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा शेवनिंग आता है यूके का। अच्छा, शेवनिंग के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग ये भी बताऊं कि आप यूनिवर्सिटीज के साथ या अपने इंस्टीट्यूट के साथ आप फॉर एग्जांपल एससीडीसी के साथ काम कर रहे हैं, आप किसी और, तो इस तरह का जो एक्सपीरियंस है या आप कई सोसाइटी से काम कर रहे हैं, स्टूडेंट यूनियंस आपकी हैं, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, तो ये वाला एक्सपीरियंस भी शेवनिंग काउंट करता है। मतलब ड्यूरिंग दैट डिग्री, ये दो एक स्पेशल किसी में स्कॉलरशिप है और ड्यूरिंग दैट डिग्री एक्सपीरियंस को काउंट करते हैं कि यार अगर ये आवर्स पूरे करते हैं, 2000 आवर्स हैं शायद, अगर वो आप एग्जैक्टली पूरे करते हैं, आपके पास बाकी डॉक्यूमेंटेशन है, तो दे विल एक्सेप्ट यू विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। शेवनिंग है या स्वीडन का स्वीडन इंस्टीट्यूट है स्कॉलरशिप्स, ठीक है। तो या आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप इजी करके एक्सपीरियंस से शेवनिंग पे जाएं आप, मतलब स्वीडन इंस्टीट्यूट, स्वीडन का है टॉप का स्कॉलरशिप आप कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक देता है स्कॉलरशिप 2-3 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर। आप दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटीज हैं, ऑकलैंड है और कई कंट्रीज आप वहां पढ़ सकते हैं। या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक पीएचडी के भी दे रहा है अगर आपका एक्सपीरियंस है 2 और 3-4 इयर्स का। तो अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, इट्स फाइन एज वेल, आप अपनी जॉब स्टार्ट करें, आप जॉब करना स्टार्ट करें, और इसके बाद की स्कॉलरशिप्स हैं जो कि एनेबल होते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आफ्टर द एक्सपीरियंस। बहुत सारे स्कॉलरशिप, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और इस तरह के बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जो कि आफ्टर 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल सर, आपने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सर जाते जाते जैसा कि बात हो गई है, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हमें एंड करना पड़ेगा। सर हमने पढ़ भी लिया, हमने स्कॉलरशिप भी ले लिया, हम बाहर भी चले गए, तो सर अगर हम बाहर जाकर जॉब करना चाहते हैं और हम वापस नहीं आना चाहते, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का बड़ा सीन होता है कि अभी मैंने वापस अपनी कंट्री में नहीं आना, मैंने वहीं सर्व करना है, तो सर उस बारे में थोड़ा गाइड कर दें कि क्या मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज कंपल्शन लगा देती हैं कि आपने वापस आकर फॉर द पीरियड ऑफ 5 to 10 years यू जस्ट हैव टू सर्व इन योर ओन इंस्टीट्यूट ताकि वो पैसे पूरे हो जाएं। तो सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, फिर आपका ये कि रेड वारंट इशू करनी है, आपको पता है गवर्नमेंट एक रेड वारंट इशू करती है उससे लाए जाते हैं। मैं इस तरह ही, ये मुझे याद आ गई, अभी तकरीबन साल पहले मैं मलेशिया जा रहा था, तो वहाँ अभी जहाँ FIA का काउंटर होता है लाहौर के अंदर, तो उन्होंने मुझे रोका, वहाँ तस्वीर वगैरह लेते हैं और आपका चेक इन होता है कि आप आउट हो रहे हैं कंट्री से। तो मैं कहूँ पीछे से 2-3 कुछ लोग भागते हुए आए कि पीछे बात, सर बहुत सुने आपके साथ तस्वीर खिंचवानी है। मैंने कहा यार इतना तो हिम्मत नहीं था, ये कौन है पीछे तस्वीर खिंचवानी है। आगे वो बंदा बिल्कुल सामने खड़ा था, आगे से चले गए थे। मैंने उनसे पूछा भाई, वो कहते जी पिक्चर लेनी है आपकी, तो मैंने कहा ले लें। तो बंदा कहता है जी मैंने तो इनका कोई गाना नहीं सुना। मैंने कहा जी मैं गाने गाता भी नहीं हूँ ना मैं कोई ड्रामा कर। तो कहता क्या करते हैं, वो पीछे से वो एक खातून खड़ी थी, कहती जी ये बंदों को बाहर भिजवाते हैं। वो कहता ह्यूमन स्मगलर, इनको तो हम ढूंढते थे। तो मैंने कहा नहीं हम लीगली भिजवाते हैं,
ऐसा कोई मसला नहीं। तो बिल्कुल जी, ये ह्यूमन स्मगलिंग के अंदर आता है लीगली। लेकिन आप कई स्कॉलरशिप्स ऐसे हैं जो वाकई कंपल्शन लगाते हैं कि आप पाकिस्तान आए, सर्व करें, और इट्स अ गुड थिंग कि आप सर्व करना चाहिए, क्योंकि जैसा फुल ब्राइट है वो कहता है कि आप वापस आए। यूके के कुछ शैमनिंग वगैरह हैं जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड है, वो कहते हैं आप वापस आए। लेकिन इट्स गुड एज वेल कि आप जब वापस आते तो आप थोड़ा सा अपने आप को गैदर अराउंड द थिंग्स, आप कनेक्ट होते हैं, फिर अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि इट्स नॉट अ बैड थिंग। मेरे नजदीक ये बुरी चीज नहीं है अगर आपको कहते भी, क्योंकि आप स्टिल आर एलिजिबल। अगर आप 2 साल बाद भी वापस जाना चाहते हैं और जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यू विल बी एलिजिबल सेम एज सेम। लेकिन यूरोप के अंदर कोई ऐसी कंपल्शन नहीं आती। मैंने ज्यादातर स्कॉलरशिप पे कोई ऐसी कंपल्शन नहीं देखी यूरोप के अंदर। लेकिन द थिंग इज दैट अगर कोई स्कॉलरशिप कहता भी तो इसको नहीं लेना चाहिए। मे बी यू आर टेकिंग द टाइम टू गो बिट हायर देन बिफोर, तो नॉट वरी अबाउट दिस थिंग कि वो अगर अगर वो वाले मुल्क मना करते हैं आपको वापस आना, आप किसी और मुल्क में चले जाएं डिग्री के बेस पे, तो इशू। डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्रीफ किया है, और मेरे ख्याल से जो मैं स्टार्ट में सोच रहा था कि ये टॉपिक इतना वसी है, इस पे जितने सेशंस भी किए जाएं वो भी कम है, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड, ऑन द एयर, लाइवली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपने हमारे लिए थोड़ा सा टाइम और मैनेज करना है। हम एक सेशन आपके साथ, 2 सेशन जरूर चाहेंगे। जिस तरह आज हमने मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी को टारगेट किया है, इसी तरह हम सर आज अपना जो हमारा फर्दर होगा कि बैचलर्स के बाद और इंटर के बाद जो स्टूडेंट्स बैचलर्स के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उस पार्ट को हम टारगेट करें। और सर एंड में माशाल्लाह से जो आपका ग्रुप है, जिस तरह से पाकिस्तान को सर्व कर रहा है और इंटरनेशनली आपका जो नाम है, और खासकर अगर मैं ये रिक्वेस्ट करूं अपनी हुकूमतों से, रेगुलर बेसिस पे, वीकली, ईयरली बेसिस पे अगर आपके इस ग्रुप के साथ इंगेज हो जाएं, आपको प्रॉपर सरपरस्ती हासिल हो जाए, तो हो सकता है हमारे अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज के जितने लोग हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो आप तक पहुंचना उनको आसान हो जाए। प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अगर इनके लोग आपके साथ लिंक्ड हो जाएं, तो मैं सब पर्सनली ये समझता हूं कि हमारा ये स्कॉलरशिप नेटवर्क और बेहतर तरीके से चल सकता है। सर मैं आपके लिए, आपकी टीम के लिए दुआ गो हूं कि आप इसी तरह लोगों को सर्व करते रहें, और जिस तरह लॉयल्टी के साथ आप लोगों को भिजवा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, इस तरह शायद बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको चुना है इस काम के लिए, और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करूंगा इन फ्यूचर भी आप इसी तरह लेके चलेंगे। सर मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे इदारे की तरफ से मैं खुद आपका भी बहुत आखिर शुक्रिया। में कुछ कहना चाहूंगा एक स्टूडेंट्स ऑफ सर श्योर, जी जी प्लीज। सर प्लीज। जी बिल्कुल। देखिए बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से करने लगा हूँ कि ये मैं खुद भी लाइफ एक्सपीरियंस के साथ, कोई भी जिंदगी में कोई भी काम को इतना बड़ा स्टार्ट करता है, तो वो इसका मतलब ये है कि वो खुद भी किसी ना किसी ऐसी स्टेज से गुजरे हुए हैं कि जो कि उनके लिए इस हद तक चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग था कि दे हैव स्टार्टेड समथिंग डिफरेंट। तो जरूरी नहीं होता हर कोई शुरू में बचपन में नहीं स्टार्ट करता। हाँ, ईदी वाज डिफरेंट क्योंकि उसकी वालदा ने उनको सिखाया था, उनको बचपन से तैयार करनी थी, बट नॉट एवरी वन इज सेम। वो तो बहुत बड़ी हस्ती थी। तो द थिंग इज दैट कि हर कोई जो भी कोई इस तरह के काम करता है, इट्स समथिंग, इस कोई ना कोई एसोसिएशन होती है, कोई ना कोई सब कुछ होता है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा आज सबसे आखिर में एक चीज कि अब मुझे पता है, मैं खुद भी मुल्तान में पढ़ा हुआ हूँ, मैं खुद भी बीजेडयू में जिसको पढ़ता था, मुझे याद है कि मुझे लोग बड़े ताने दिया करते थे, यार तुम्हारे साथ के तो यूईटी चले गए हैं, इधर उधर चले गए हैं। और द थिंग वाज दैट ये बड़ा ही हुआ करता था। मेरे फादर खुद यूईटी के ग्रेजुएट थे, जीसी लाहौर के थे। तो द थिंग वाज दैट कि मेरे लिए बड़ी एक चीज थी कि यार अच्छा वो ये हैं, तो मेरे लिए तो घर में ही बड़ा प्रेशर था। द थिंग इज दैट कि यार आजकल के जमाने के अंदर आप जहां भी मौजूद हैं, अगर आप अपने आप के ऊपर फोकस नहीं ना करें, तो दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी आपको तैयार नहीं कर सकती। यू आर गोइंग टू द टॉप और टू द बॉटम, या एनी यूनिवर्सिटी में आपको क्या, अगर आप अपने आप को नहीं तैयार करें तो कोई नहीं। यार अगर आपको कोर्स नहीं समझ आ रहा है एक, तो यार चलाएं अभी कोर्स है, किसी ने रोका? कोई टीचर आपको तंग कर रहा है, आप उसको तैयारी कर लें, ईडीएक्स पे कोर्स ले लें, कोई भी। आजकल के ज़माने में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो अपनी कोई तोजीयां पेश करता है, जो अपने ये पेश करता है कि यार मैं तो पता नहीं किस में, आपको बता, मैं खुद बीजेडी में जब गया उस वक्त नहीं था कोई भी इंस्टीट्यूट आस पास ज्यादा। तो मुझे याद है कि मुझे सारे कहते थे यार आप इधर चले जाते उधर जाते, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मुझे पता मैंने 4 साल, बट द थिंग वाज दैट के बहरहाल ट्राई की, लेकिन मैं उससे बेहतर गुजार सकता था। अब तो आपके पास गाइडेंस देने वाले बहुत अच्छे लोग हैं जो आपको गाइडेंस साथ साथ दे रहे हैं। तो आप उसके ये सोचे कि
आजकल इस ज़माने में लोग ये भी मुझे कहते हैं कि सर हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम ये चीज़ करें। तो मैं ये कहता हूँ कि आज का इंटरेस्ट ढूँढना इतना मुश्किल है कि मुझे याद है एक लेक्चर हो रहा था, हम बाहर बैठे थे, एक प्रोफ़ेसर लेक्चर दिए जा रहा था। घंटे बाद जब लेक्चर का बिलीव मी और सीरियस थिंग एक बीच में से मेरा दोस्त ने सवाल किया, सर मुझे ये तो बताएं इंटरेस्ट मालूम कैसे करना है? आपने घंटा तो लगा दिया, इंटरेस्ट कैसे हो जाएगा? तो ये द थिंग इज़ दैट इंटरेस्ट मालूम करना बड़ा मुश्किल है। आजकल जो लोग कहते हैं हमारा इंटरेस्ट ये, बिलीव मी वो भी नहीं सही कर रहे। दे आर ईज़ी इन दिस, सो दे से दिस इज़ द इंटरेस्ट। सो अगर आज आप टेक होम मैसेज मेरे से लें तो वो बेस्ट थिंग ये है कि आप फोकस करें हर सब्जेक्ट के ऊपर, इवन ये इस्लामियात है, इवन पाक स्टडीज, इवन एनी सब्जेक्ट, फोकस बेस्ट ऑन अपनी पूरी एनर्जीज फोकस करें ईमानदारी के साथ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ईमानदारी बहुत इम्पोर्टेंट है। मे बी फ्यूचर में जाके आपका यही गोल बन जाए। और सबसे बड़ी चीज कि दुनिया में कामयाबी का जरिया हर कोई सिखाते हैं, अगर आप फेल हो जाए ना तो वालिदैन भी ये कहते हैं यार ये करो वो करो कामयाब हो जाओगे। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आपको बताते हैं कि जब आप डूबे हुए हो ना नाकामी के अंदर, जब अंधेरा हो बिल्कुल, तो हाउ टू गो थ्रू दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट। जब 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 से सबसे हार्ड ट्रेनिंग जो होती है ना, उनमें से एक है नेवी सील्स की, जो कि यूएस की नेवी सील्स होती है, उनकी ट्रेनिंग की जाती है। जब उनको पानी के अंदर डाला जाता है ना, तो जो बड़े बड़े बहरी जहाज होते हैं ना, उनके नीचे ले जाया जाता है। उसके नीचे कभी आप वीडियोस भी देखना, ऐसा अंधेरा और कोई आवाज नहीं। दिस इज वन ऑफ द मोमेंट के बंदा अपना दिमाग खो सकता है। दिस इज सेम सिचुएशन अगर आप देखें जब आपको कोई रास्ता ना नजर आ रहा। सो व्हेन एवर यू फील लाइक दैट, जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स कि आपने ये नहीं सोचना कि ये एंड गोल है, आपने स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाने हैं कैसे इस नाकामी के बीच में से निकलना है। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो आपको ये बताएंगे कि नाकामी के बीच में से कैसे निकलना है। एवरीवन विल फोकस ऑन द गोल, यार ये कर लो कामयाब हो जाओ, ये कर लो कामयाब हो, बट नॉट लाइक दैट। यू नीड द स्टेप्स टू गो थ्रू दैट एंड यू नो योर स्ट्रगल मोर देन एनीवन एल्स। और यकीन करें बिल्कुल आप ठीक निकल बात। सकते हैं अगर आप अपने आप को अपग्रेड करें। तो मेरी ये बड़ी अच्छी ख्वाहिश है, मैंने आपको बताया कि मैं खुद मुल्तान से हूँ और आई मिस बीइंग इन मुल्तान। और मेरी ख्वाहिश है कि आप जितने भी खासतौर पे मुल्तान से या आसपास के इलाकों से, तो आप लोग आगे आए। बहुत सारे बेहतरीन बंदे हैं जिनको मैं देखता हूँ कि बड़े अच्छे जगहों पर हैं। पिछले रोज मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, फ्रांस में, मुल्तान से ही था। तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, तो आप लोग भी वैसे ही हैं, बिल्कुल उसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि अपने आप को पहचानें, अपने आप पर एतमाद बिल्कुल रखें और मेहनत करें, ठीक है। और वी आर ऑलवेज इंशाल्लाह। देयर टू। थैंक यू सो मच फॉर बहुत शुक्रिया, इनवाइटिंग Thank you मी। बहुत so शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। So thank you. We seriously need such kind of personalities in our life जो कि हमें मोटिवेट करें, जो कि हमें पुश अप करें कि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आपको लोग डीमोटिवेट करते रहेंगे तो आपका जो एक एनर्जी का लेवल है वो ड्रेन आउट हो जाता है। जब वो ड्रेन आउट हो जाता है तो डेफिनेटली एट द एंड आप किसी चीज के काबिल नहीं रहते। अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सक्सीड करते हैं, स्टूडेंट्स डू सक्सीड, लेकिन वी जस्ट नीड टू बी वेरी थैंकफुल फॉर दो सपोर्टर्स जो कि शुरू से हमारे साथ हैं। हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे मेंटोर्स हैं, हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं और हमारे सोशलाइजर्स हैं। सर थैंक यू सो मच। वी नीड पर्सनालिटीज लाइक यू एट दिस प्लेटफॉर्म। और आपने हमें टाइम दिया, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।